आज हमारा लेक्चर प्रिज्म के बारे में है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म आपने देखा होगा अक्सर त्रिभुजाकार होता है। यहां पर आपको बताना जरूरी है, प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुकी हुई है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। किसी कोण पर देखिए, एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये, इस एंगल को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। बीसी को क्या बोलेंगे? प्रिज्म का आधार बोलेंगे। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है। क्या है? समांग पारदर्शी माध्यम है जो क्या है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। अब बात हम करते हैं कि प्रिज्म हमारा दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। ये प्रिज्म हमारा कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, प्रिज्म हमारा, इसकी एक परिभाषा हम अपने हिसाब से बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी ये दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और ये क्या होते हैं? और ये तीन आपके आयताकार पृष्ठ होते हैं। आप ये देखें तो ये प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, इसे आधार कहते हैं। ये क्या है? ये दोनों आपके क्या है? अपवर्तक पृष्ठ, और ये क्या है? प्रिज्म का आधार है। अब आपको थोड़ा सा वर्क हम बताना चाहेंगे कि जो प्रिज्म के दोनों पार्श्व पृष्ठ हैं, इनके बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है, घुमा दे तो प्रिज्म कोण सी बन जाएगा, नो डाउट। तो ये कोण क्या बनेगा? जो दो साइड के जो तिरछे झुके हुए समतल पृष्ठ हैं, इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है? आपका प्रिज्म कोण है। अब बात करते हैं कि प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट कैसे होती है, निकलती है। जब आप इस पर कोई रे ऑफ लाइट डालेंगे तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी? इसे हम आपतित किरण बोलेंगे। अब आप इस पृष्ठ AB पर जो अपवर्तक पृष्ठ है, नॉर्मल खींचिए, अभिलंब खींचिए, ये सीधे में जाकर के क्या होगी? मुड़ जाएगी, मुड़ेगी। फिर दूसरे पृष्ठ पर आप देखें तो दूसरे पृष्ठ पर भी आप क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। जैसे ही आप अभिलंब खींचेंगे दूसरे पृष्ठ पर तो आप क्या देखेंगे? ये रे ऑफ लाइट अभिलंब से दूर जाएगी। इसे हम PQ मान लेते हैं, इंसिडेंट लाइट को। रिफ्लेक्टेड लाइट को RS मान लें। इसे आप बैक करिए तो जो बीच में ये एंगल बनता है, इसी एंगल को हम बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण, जिसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ा जानना जरूरी है कि विचलन कोण क्या है? आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। इस I को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये आपका R अपवर्तन कोण। दूसरे पृष्ठ के लिए R डैश आपका आपतन कोण और ये I डैश आपका अपवर्तन या निर्गमन कोण है। तो यहां पर थोड़ा कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। विचलन कोण I, पृष्ठ जो AB है, पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण
क्या है, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, पृष्ठ AC के लिए, जो पृष्ठ आपका दूसरा है AC के लिए आपतन कोण क्या बनेगा, R डैश, आपतन कोण R डैश, और निर्गमन कोण या निर्गत कोण या इसे अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं, I डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, I डैश बोलते हैं। अब आप इन सारी चीजों को आपतित किरण, अपवर्तित किरण, विचलन कोण, ये डिफिनीशन थोड़ा आपको जानने की जरूरत है। आपतित किरण, ये देखिएगा PQ की दिशा बढ़ाइए, निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही थी, प्रिज्म ने इसे रिफ्रैक्टेड किया तो कितना इसका झुकाव हुआ, कितना ये अपने मेन पथ से हट गई, उसी को इसका क्या बोलते हैं, विचलन कोण हम बोलते हैं। आपको बताना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ या वक्र खींचने को आता है, ये इंटरमीडिएट में पूछा गया है कई बार। तो आप आपतन कोण और विचलन कोण के लिए ग्राफ खींचें, तो ये आपतन कोण और ये आपका क्या है, विचलन कोण। आप क्या देखेंगे, ये ग्राफ आपका इस प्रकार का प्राप्त होता है, ये ग्राफ आपका इस प्रकार का प्राप्त होता है। ग्राफ में आपतन कोण तो आपका 0 से चलता है, जब आपतन कोण 30 अंश से ऊपर होता है तभी कुछ विचलन आपको गेन मिलेगा। फिर ऐसे आप देखेंगे 30 के बाद में ये देखिए आपके पास 60, ऐसे 80 कुछ भी आप ले सकते हैं इधर कोण, जो भी आप वैल्यू ले लें। इधर ऊपर शुरुआत करते हैं तो ये आपके पास शुरुआत में आप देखेंगे विचलन कोण की वैल्यू आप देंगे, तो यहाँ पर आप विचलन कोण की वैल्यू ले सकते हैं, कुछ ले लीजिए, ऐसे जो भी लेना चाहे ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं 40, 60, 80 कुछ भी ले लें। आइए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतन कोण के आप देखेंगे कि इसी के सामने देखते हैं हम लोग, आपतन कोण के दो मानों के लिए, यानी आपतन कोण के लिए 30 अंश के लिए और लगभग 70 अंश के लिए, इस चित्र में विचलन कोण का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी दो आपतन कोणों के लिए विचलन कोण का मान 1 ही होता है। लेकिन यहां पर देखिए जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति होती है, तो अल्पतम विचलन की दशा में आपके पास दोनों आपतन कोणों के लिए या विचलन कोण का मान क्या होता है, समान होता है। दोनों आपतन कोणों के लिए, या आप ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विचलन कोण जो सबसे कम है, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हुआ, I बराबर I डैश, R बराबर R डैश, और इस डेल्टा को हम डेल्टा m लिख सकते हैं या कैपिटल DM, जिसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। जब कोई प्रिज्म न्यूनतम विचलन उत्पन्न करेगा तो उस समय जो अपवर्तित किरण है ये प्रिज्म के आधार के समांतर होगी, यानी न्यूनतम विचलन की दशा में आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर होगा। इसका मतलब रे ऑफ लाइट को इधर से डालिए तो इधर निकलेगी, और इधर से ऐसे डाल दीजिए तो पुनः इसी मार्ग पर वापस चली आएगी, जिससे पता चलता है प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। अब आप देखें तो 3 चीजें होती है कि आपतन को न्यूनतम विचलन की दशा में I और I डैश, यानी जो दो आपतन कोण बन रहे थे उनके मान क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। R और R डैश भी बराबर होंगे, डेल्टा को इस समय क्या लिखेंगे, डेल्टा m। और दूसरी बात क्या होगी, जो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 अपवर्तित किरणें मिलेंगी, एक प्रिज्म के बाहर RS और प्रिज्म के भीतर QR। तो प्रिज्म के भीतर
अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। किधर होती है? प्रिज्म के आधार के समांतर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ग्राफ इस प्रकार है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन की दशा में आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इस दशा में अपवर्तन कोण ये दोनों बराबर होंगे, आर और आर डैश भी। इस समय हम बोलते हैं कि प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन उत्पन्न होता है, यानी न्यूनतम विचलन की दशा में आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात हम करें कि प्रिज्म के लिए इतनी सारी बातें हो गई। इतनी सारी बातों के बाद में हमारे पास आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण ले ले। या हम बात करें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे पास प्रिज्म का एक क्रॉस सेक्शन है एबीसी। एबीसी जहां ए क्या है? प्रिज्म कोण है। बीसी इसका आधार पॉइंट है। इसके एक समतल पृष्ठ पर आप एक रे ऑफ लाइट डालते हैं जिसको आप पीक्यू नाम दे देते हैं। चलिए अब आप इस एबी पर आप लंब खींचिए। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एबी पर लंब आपका बनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से शिखर में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी। जब ये रे ऑफ लाइट दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी तो इसका पुनः अपवर्तन आप देखेंगे। अब आप इस पृष्ठ पर भी लंब डाल दीजिए, लंब डालिए। तो ये पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, इनको बैक करिए। जहां पर भी कहीं ये किरणें मिल जाएं वहीं पर उस बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं। ये आर एस आपकी निर्गत है। मान लेते हैं आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, आर डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण और आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए निर्गमन कोण है। चलिए इसे हम यम मान लेते हैं, इसे यन मान लेते हैं, कुछ भी मान लें। प्लीज, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इंटरमीडिएट के लिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ एबी पर गिरती है। अपवर्तित किरण क्यू आर दूसरे पृष्ठ से आर एस के रूप में निर्गत होती है। आपतन कोण आई और निर्गमन कोण क्या है? आई डैश है। विचलन कोण डेल्टा आई आपको कहना पड़ेगा। तो अब जरा आप विचार करें तो आप देखें चतुर्भुज ए क्यू एन आर में देखिएगा कोण क्यू ये लंब है ए बी भुजा पर, कोण आर ये भी आर एन लंब है भुजा एसी पर, ये दोनों 90 अंश होंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 180 निकल गया। तो कोण आपके पास ए प्लस कोण क्यू एन आर, क्यू एन आर ये क्या बनेगा? क्यू एन आर आपका बनेगा 90 90 180। अरे भाई 360 में से 180 निकल गया। अब आप देखें त्रिभुज क्यू एन आर में, क्यू एन आर में देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो एक अंतःकोण आर, दूसरा आर डैश और तीसरा क्या है? क्यू एन आर बराबर क्या बनेगा? 180 अंश। अब आप इन्हें देखिए, ये ट्रिक वाला देखिए, ये ट्रिक वाला देखिए, दोनों के राइट पार्ट बराबर तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण ए हमारा आर प्लस आर डैश के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब आइए जरा ध्यान दें, त्रिभुज क्यू एम आर में ध्यान दीजिए किन्हीं दो अंतःकोणों का योग बहिष कोण के बराबर होगा। तो जरा आप देखिएगा ये पूरा अंतःकोण, ये पूरा शीर्षाभिमुख कोण आई, इसमें से आर निकाल दीजिए तो ये क्या बनेगा? आई माइनस आर। क्या बनेगा? आई माइनस आर।
ये पूरा अंतःकोण आर डैश सॉरी आई डैश शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, आई डैश माइनस आर डैश। तो अब देखिएगा दो अंतःकोण आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर बहिष्कोण डेल्टा। तो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश बराबर क्या बनेगा, डेल्टा। बराबर क्या बनेगा, डेल्टा। तो अब आप इसे ध्यान दे सकते हैं, इसे हम चाहें तो और भी कह सकते हैं। इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से आई प्लस आई डैश माइनस ए बराबर डेल्टा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अल्पतम विचलन की दशा में, अल्पतम विचलन की दशा में स्थिति में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बार बार अल्पतम विचलन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि अल्पतम विचलन की दशा में आपतन कोण निर्गमन कोण बराबर होते हैं। यानी ये वो स्थिति है कि जब दोनों आपतन कोणों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अल्पतम विचलन की दशा में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश और डेल्टा को हम क्या लेंगे, डीएम लेंगे। डेल्टा विचलन कोण मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा। तो अब इक्वेशन 1 से देखिए, समीकरण 1 से a बराबर 2r व्हिच इंप्लाइज r बराबर a/2, r बराबर क्या बना, a/2। अब आप इक्वेशन जरा देखिए 2 से देखिए, समीकरण 2 से आप देखिए तो क्या बनेगा, बनेगा 2i प्लीज 2i बराबर डेल्टा m प्लस a, देन i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2। हमारे कुछ छात्र कहेंगे कि आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई आर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपवर्तन के लिए हमको स्नेल का लॉ फॉलो करना होता है। तो आप जरा देखिएगा, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है, n21 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। यदि मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं तो n, या जिसे n21 कहा गया, n2 बटे n1 बराबर क्या बनेगा, साइन आई बटे साइन आर। अब आप आई और आर के मान रखेंगे, या n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। यानी हमको कि कोई प्रिज्म दिया हो, अपवर्तक कोण हम प्रिज्म कोण जानेंगे ही, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जान जाए उस प्रिज्म का, तो हम उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। देखिए भैया, पतले प्रिज्म के लिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म किससे कहेंगे, जिसके लिए ए का मान बहुत कम हो, इसे कहा गया 5 अंश, प्रिज्म में कह रहा हूं 8 अंश से कम हो। तो ऐसी दशा में जब प्रिज्म पतला होगा तो ये कोण क्या होगा, कम होगा। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये साइन आई बराबर आई का कॉन्सेप्ट लगेगा डीएम बाई 2, और साइन ए बाई 2 को हम क्या ले लेंगे, ए बाई 2। अब देखिए n बराबर क्या बनेगा, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा a बाई 2, कट गया। एन ए बराबर a प्लस डेल्टा एम या डीएम। अब आप बात करें तो देखिएगा यहां पर डीएम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो देखिए किसी पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण है वो उसके प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। किसी पतले प्रिज्म का विचलन कोण क्या करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। हमारी जो हेडिंग है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण, या जिसे हम लोग बाण विक्षेपण कहते थे, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट
बाई प्रिज्म। तो जानना जरूरी है आपको, भी पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना होता है। ये कांच, प्लास्टिक या फ्लोराइड किसी का भी हो सकता है। प्रिज्म आपका समबाहु त्रिभुज के रूप में हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में हो सकता है, समकोण त्रिभुज के रूप में भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म कोण जो अपवर्तक पृष्ठ या जो दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, उसी कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, इस चित्र में हमारे पास है, और एकदम पहले तो दो बातें अभी आपके पास चर्चा में शुरू में आ रही है। आपने पहली बार हमसे सुना श्वेत प्रकाश। अब इसके पूर्व के लेक्चरों में हमने लाइट में श्वेत प्रकाश की चर्चा नहीं की थी। यहाँ पर यह माना गया था कि प्रकाश, जो अभी पूरा लेक्चर था उसमें प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की चर्चा नहीं की गई थी, यहाँ पर करना है हमको। श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस प्रयोग द्वारा आपको मिलेगा, जब किसी प्रिज्म पर, प्लीज, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। जनरल प्रकाश को मानने का मतलब था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, एक वर्णी प्रकाश नहीं है, इसमें कई वर्ण हैं। वास्तव में इसमें 7 वर्ण आपको मिलेंगे, देखते हैं अभी। तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गिरता है, देखिएगा, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गिरता है, ये हमारा श्वेत प्रकाश इस पर आपतित होता है, व्हाइट लाइट। तो अब आपको भी बताया गया कि ये अपने मार्ग से क्या होगा, मुड़ जाएगा। जैसे ही मुड़ेगा, ये देखा गया है कि ये अपने अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर की तरफ रेड, नीचे की तरफ बैगनी। यहां पर ध्यान देना जरूरी है, ये ऐसे रंग डिवाइड होते हैं, इनका क्रम देखा गया है। तो ये क्रम नीचे की ओर बैगनी, उसके ऊपर जाइए इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर क्या होता है, रेड। ये आपको 7 कलर होते हैं, जिनके बीच कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं होगी, बट ये 7 कलर एक दूसरे में इसी क्रम में होते हैं। तो चूंकि ये रंगों का क्रम है, इसे हम लोग श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्वेत प्रकाश का या दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, ये जरा देखें आप। तो विकिरण की जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। यहां पर आप देखेंगे तो बताइए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट गया। तो अब प्रश्न आया था कि क्या प्रिज्म में ये रंग होते हैं, कि प्रकाश में ये श्वेत रंग होते हैं? इसके लिए न्यूटन ने एक प्रयोग किया। इसी के सामने एक प्रिज्म क्या कर दिया, देखिएगा, इसी के सामने एक प्रिज्म उल्टा करके ऐसे रख दिया, बिल्कुल बगल में ही सटा के। अब देखा गया कि जो 7 कलर अलग होते, ये 7 कलर जब इस पर पड़ेंगे तो पुनः क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और श्वेत प्रकाश का हमको श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। इस प्रयोग से न्यूटन ने पता लगाया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो प्लीज अपनी परिभाषा की तरफ हम आ जाएं कि परिक्षेपण क्या है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, तो प्रिज्म से निर्गत होने पर वह अपने अवयवी रंगों में, घटकों में बट जाता है, अलग हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, रंगों का अलग होना। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, अलग हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि जो प्रकाश के रंगों का प्रतिरूप है, रंगों का प्रतिरूप है, प्रकाश के रंगों का जो प्रतिरूप है, इसे हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम, नाम इसका बहुत आसान सा है, विवग्योर। थोड़ा सा जानना जरूरी है। विवग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इसे हम बैगनी,
जानना जरूरी है। कुछ किताब वाले इसे जामुनी कहते हैं, कुछ लोग आसमानी कहते हैं, पर एनसीईआरटी इसे जामुनी कहता है। नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, फिर येलो और नारंगी और फिर यह है लाल। तो ये सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। बच्चों ये तरंग दैर्घ्य देखिएगा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। किसके क्रम में व्यवस्थित है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। क्या है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। तो अब आपको बार बार मैं मोटिव कर रहा हूं कि क्या है परिक्षेपण। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालेंगे तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिक्षेपण बोलते हैं। और इस परिक्षेपण का क्रम होता है विविग्योर, यानी रेड कलर कम मुड़ता है, बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है। तो एक बड़ा वर्क है कि परिक्षेपण का कारण क्या है। तो परिक्षेपण का कारण ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जानकारी के लिए। परिक्षेपण का कारण है कि किसी माध्यम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है। परिक्षेपण का कारण है किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों या आप कहें तरंग दैर्घ्यों की चाल का भिन्न भिन्न होना, की चाल का भिन्न भिन्न, यानी किसी माध्यम में बैगनी की चाल अधिक अलग, सॉरी जामुनी की चाल अलग, ब्लू की चाल अलग, यानी हर एक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। अब हमारे छात्र कहेंगे ऐसा क्यों सर जी आप कह रहे हैं? तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको कांची का सूत्र बताया था तो n बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, जिसका लैम्डा कम उसका n ज्यादा, तो लैम्डा किसका कम है? विविग्योर का, तो यानी एन बी ग्रेटर देन एन आर। अभी आपको बताया गया था n इज इक्वल टू सी बाई बी, इसका मतलब b इक्वल क्या बनेगा? c बाई एन, यानी जिसका n कम उसका v ज्यादा। तो अब ध्यान दीजिएगा n कम किसका है भाई? n r का कम है, तो ये वी आर ग्रेटर देन क्या बनेगा? वी आर ग्रेटर देन वी वी। क्या बनेगा? वी आर ग्रेटर देन वी वी, यानी रेड रंग की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। चाल ज्यादा होगी तो आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन n माइनस 1 इंटू ए। तो जिसका n क्या है बोलिए? जिसका n ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, बैगनी का n ज्यादा तो बैगनी का विचलन ज्यादा। और अब आप देखिए तो बैगनी का विचलन देखिए सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। देखिए बैगनी का विचलन इतना है, रेड का n कम, देखिएगा रेड का n कम तो रेड का विचलन भी क्या है? कम। यानी परिक्षेपण का कारण किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की चाल का क्या होना? भिन्न भिन्न होना होता है। अब बात करते हैं कि कोई मोटा लेंस हो, हम पतले लेंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब बात करें कोई मोटा लेंस हो तो किसी मोटे लेंस को आप क्या करेंगे? प्रिज्मों से बना हुआ मान लेंगे। अब आप देखिएगा प्रिज्म से बना मानेंगे, जैसे प्रिज्म से बना मानेंगे तो भिन्न भिन्न रंगों की चाल अलग अलग होगी, तो भिन्न भिन्न रंग अलग अलग दूरियों पर क्या होंगे? फोकस होंगे, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नहीं मिलेगा, यानी सभी रंगों का प्रतिबिंब अलग अलग मिलेगा। तो मोटे लेंस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत अच्छी जानकारी है। मोटे लेंस में परिक्षेपण के कारण, ध्यान देना, परिक्षेपण के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अलग अलग बनता है। और इस लेंस के इस दोष को क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन, क्रोमैटिक एबिरेशन। क्रोमैटिक एबिरेशन का कारण क्या है? भिन्न भिन्न रंगों की चालों का भिन्न भिन्न होना। तो मोटे लेंस में परिक्षेपण के कारण वर्ण विपथन का दोष होता है, यानी सभी रंगों का प्रतिबिंब एक बिंदु पर न बनकर फैला हुआ मिलता है। इसी दोष को क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन।
अब बड़ी बात है, निर्वात और प्रकाश में ऐसा क्यों नहीं होता, निर्वात में या वायु में ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे रंग अलग अलग हो जाएं? तो निर्वात और वायु में क्या होती है, प्रकाश के सभी रंगों की चाल क्या होती है, समान होती है। निर्वात हमारा क्या है, निर्वात जो हमारा है वो अपरिक्षेपी माध्यम है। बट जब किसी माध्यम में आते हैं, कांच में आते हैं, तो कांच क्या करता है, कांच में भिन्न भिन्न रंगों की चालों का क्या होता है, भिन्न भिन्न वैल्यू हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। अब हमारे पास प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षण का वर्ग हुआ। तो बहुत परिभाषाएं इंपॉर्टेंट, परिक्षेपण का कारण आप जान गए। मोटे लेंस में परिक्षेपण के कारण वर्ण विक्षण का दोष उत्पन्न होता है। अपने पूरे सिलेबस में पतले लेंसों का भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।